हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग स्वतंत्र। गुड्डू और शगुन के दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पनपने लगी। शीशी के सामने खड़ी शगुन गुड्डू के बारे में ही सोच रही थी और नीचे बैठा गुड्डू भी शगुन के साथ नजदीकियों के बारे में सोच रहा था। हालांकि अभी इन भावनाओं को कोई नाम नहीं दे पाया था, पर यह एहसास बहुत खूबसूरत थे जिनसे दोनों गुजर रहे थे। शगुन ने बाल बनाए, चेहरा पोंछा और फिर नीचे चली आई। शगुन जैसे ही गुड्डू के पास आई, मिश्राइन ने किचन से आते हुए कहा, क्या हुआ शगुन, कहीं जा रही होगा गुड्डू के साथ? गुड्डू ने सुना तो पलट कर कहा, हाँ अम्मा, वो बाहर लेकर जा रहे हैं इनको थोड़ी खुली हवा में। गुड्डू ने तो सामान्य तौर पर कहा, लेकिन मिश्राइन ने उसे सामान्य ना लेकर कहा, हाँ हाँ सही है, इस वक्त में बेचैनी और जी मिचलाना होता है, थोड़ी देर खुली हवा में जाएगी तो अच्छा लगेगा, लेकर जाओ। शगुन ने सुना तो बेचारगी से गुड्डू की ओर देखा तो गुड्डू ने पलके झपकाकर उसे आश्वस्त रहने को कहा और मिश्राइन से कहकर शगुन के साथ वहां से चला गया। गुड्डू और शगुन को जाते देखकर मिश्राइन ने खुद से कहा, तुम दोनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और शगुन को बैठने को कहा। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी और अपना दाहिना हाथ गुड्डू के कंधे पर रख लिया। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों खामोश। गुड्डू शगुन के सामने बहुत कम बोलता था और शगुन को उसका बोलना अच्छा लगता था। गुड्डू को खामोश देखकर शगुन ने कहा, आपका काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, गुड्डू ने कहा। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे सेट हो जाएगा, शगुन ने कहा। अच्छा, अगले महीने हमें लखनऊ जाना होगा, हमारे दोस्त की बहन की शादी है, तो उसकी शादी का ऑर्डर हमें ही मिला है, गुड्डू ने कहा। ये तो अच्छी बात है, कानपुर के बाहर भी लोग आपको जानने लगेंगे, शगुन ने खुशी से कहा। तुम आओ चाहो तो साथ चल सकती हो, गुड्डू ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं क्या करूंगी वहां? शगुन ने पूछा, जबकि गुड्डू का पूछना उसे अच्छा लग रहा था। करना क्या है, शादी एंजॉय करना, और का हो सके तो हमारी हेल्प कर देना, लेकिन हाँ, उससे पहले तुमको बनारस लेकर जाना है। तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, हमें उन्होंने बुलाया है, गुड्डू ने कहा। तो आप बनारस जाएंगे? शगुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, हम ही जाएंगे, शादी के बाद तुम भी नहीं मिली हो उनसे तो मिल लेना, गुड्डू ने कहा। तो शगुन के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। गुड्डू ने शगुन के परिवार को अपना लिया है जानकर ही शगुन बहुत खुश थी। बातें करते हुए दोनों बाबू गोलगप्पे वाले के पास पहुंचे। बाइक रोककर गुड्डू और शगुन नीचे उतरे। बाबू ने पहली बार गुड्डू को शगुन के साथ देखा था। देखते ही समझ गया कि शगुन गुड्डू की घरवाली है। सुनो बाबू, लगाओ 2 प्लेट, एक इनके लिए एक हमारे लिए, और हाँ, तीखा थोड़ा कम, गुड्डू ने बाबू के कंधे को थपथपाते हुए कहा। हाँ भैया, अभी बनाते हैं, बाबू ने खुश होकर कहा और स्पेशल गोलगप्पे बनाने लगा। गुड्डू उसके बगल में खड़े होकर सूखी पपड़ी खा रहा था। शगुन की नजर गुड्डू पर पड़ी तो थोड़ा अजीब लगा उसे। गुड्डू में कई बार उसे बचपना देखने को मिल जाया करता था। शगुन दूसरी ओर देखने लगी। कितना अच्छा नजारा था, लाइट से चकाचौंध सड़कें, दौड़ती गाड़ियां और आते जाते लोग। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे सब अपने में मस्त है, किसी को किसी की परवाह नहीं। शगुन उन्हीं में खोई हुई थी कि बाबू की आवाज उसके कानों में पड़ी। लीजिए भाभी। शगुन ने प्लेट ले ली तो गुड्डू भी उसकी ओर चला आया और दोनों खाने लगे। शगुन ने एक पीस उठाया और खाया तो महसूस हुआ कि सच में वो बहुत अच्छे थे। खाते वक्त जरा सी चटनी शगुन के होठ के बाहर भी लग गई। गुड्डू की नजर पड़ी तो उसने बिना शगुन की इजाजत लिए ही उसे अपने अंगूठे से हटा दिया। जैसे ही गुड्डू ने छुआ, शगुन का दिल धड़क उठा और वह गुड्डू की ओर देखने लगी। गुड्डू हल्का सा मुस्कुराया और पीस मुंह में ठूंसते हुए कहा, खाओ ना। शगुन ने कहा। उसके मन में इस वक्त सैकड़ों तितलियां एक साथ उड़ रही थी। दोनों ने गोलगप्पे खत्म किए और उसके बाद गुड्डू ने जेब से 100 का नोट निकालकर बाबू की ओर बढ़ा दिया। गुड्डू ने ऐसा जानबूझकर ही किया था, खुद को शगुन की नजरों में सही दिखाने के लिए, जबकि सच्चाई कुछ और थी। बाबू ने देखा तो कहा, अरे नहीं भैया, आपसे कभी पैसे लिए हैं जो आज लेंगे? गुड्डू ने सुना तो शगुन की ओर देखकर झेंपते हुए कहा, मजाक कर रहा है, कहते हुए लड़की की ओर आता है और फुसफुसाते हुए कहता है, अबे रख लो, काहे इज्जत का फालूदा कर रहे हो? भैया, जे ना हो पाएगा हमसे,
बाबू ने डरते हुए धीरे से कहा। शगुन को समझ तो कुछ नहीं आया, पर उसने गुड्डू के हाथ से पैसे लिए और बाबू की ओर बढ़ाकर कहा, रख लीजिए। और ये कहते हुए शगुन ने गुड्डू की ओर देखा। गुड्डू समझ गया फिर से शगुन का लेक्चर सुनना पड़ेगा। वह चुपचाप वहां से निकलकर बाइक की ओर चला गया। बाबू ने भी पैसे लिए और कहा, आप कहती है तो रख लेते हैं, बस गुड्डू भैया से कुछ ना कहिएगा। ठीक है, कहकर शगुन वहां से चली गई। बाइक के पास आई और आकर खड़ी हो गई। गुड्डू बाइक स्टार्ट किए खड़ा था। शगुन जब नहीं बैठी तो गुड्डू ने कहा, बैठो, नीचे उतरिए। शगुन ने बिना किसी भाव के गुड्डू को देखते हुए कहा। शगुन के चेहरे को देखकर गुड्डू समझ गया उसे फिर से डांट पड़ने वाली है। वह चुपचाप नीचे उतरा और शगुन के सामने खड़ा हो गया। शगुन कुछ देर चुपचाप गुड्डू को देखते रही और फिर कहा, गुड्डू जी, एक बात कहें आपसे, ये जो छोटे मोटे कामकाजी लोग होते हैं ना, ये लोग अपना पेट भरने के लिए कमाते हैं, ना कि अमीर बनने के लिए। 10-20 रुपए के लिए ऐसे लोगों पर धौंस जमाने से अच्छा है कि हम उनसे कुछ ना ही खरीदें। बाबू ने कुछ कहा तुमसे? गुड्डू ने कहा। उनके कहे बिना भी समझ आ रहा था कि कैसे डरा रखा है आपने उन्हें, शगुन ने कहा। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। गुड्डू की चुप्पी पर शगुन को और गुस्सा आ गया तो उसने कहा, गुड्डू जी, वो लड़का कितनी मेहनत से ये सब कमाता है और आप लोगों ने धौंस दिखाते हैं, फ्री में खाते हैं। वो आपके डर की वजह से कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी करें। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा। शगुन का हाथ पकड़ा और उसे बाबू के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, बाबू, जरा बताओ इनको, तुमने हमसे पैसे काहे नहीं लिए? गुड्डू ने बाबू को देखा। बाबू ने गुड्डू और शगुन को देखा और फिर कहा, भैया नहीं, बताओ इनको। गुड्डू ने थोड़ा सख्ती से कहा और शगुन को छोड़कर बाइक की ओर चला गया। शगुन ने बाबू की ओर देखा तो बाबू ने पहले गुड्डू की ओर देखा और फिर कहने लगा, कानपुर में आए 4 साल हो चुके हैं हमें। जब पहली बार आए थे तो कोई काम नहीं था हमारे पास, तब गुड्डू भैया ने ही जेट ठेला हमें खरीद कर दिया था और यहाँ खड़े होने की जगह भी दिलवाई। शुरू में कमाई कम होती थी तो घर चलाने में भी दिक्कत होती थी, तब गुड्डू भैया ने ही हमारे घर में खाने पीने का सामान दिया। हमारी बेटी पढ़ना चाहती थी पर फीस नहीं थी। गुड्डू भैया आज भी उसके स्कूल की फीस देते हैं। ये सब बातें गुड्डू भैया किसी को भी बताने से मना किए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते हम उनकी मदद को एहसान समझें। उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके बदले में हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। बस इसलिए कभी कभी जब वो यहाँ आते तो उनसे पैसे नहीं लेते। उन्हें गलत मत समझिएगा भाभी, गुड्डू भैया थोड़े मूडी है पर उनका दिल सोने का है। बाबू की बात सुनकर शगुन को हैरानी हुई। उसने गुड्डू से जो कहा उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। बाबू की बातें सुनकर शगुन को खुद पर गुस्सा आया कि बिना कुछ जाने उसने गुड्डू को इतना सब सुना दिया। शगुन धीरे धीरे चलते हुए वापस गुड्डू के पास आई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी गुड्डू से कुछ कहने की। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और बैठने को कहा। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। रास्ते पर दोनों खामोश रहे। पहली बार गुड्डू शगुन के साथ बाहर आया था, वो भी अच्छे मूड के साथ, लेकिन शगुन ने उसे सुना दिया। खैर दोनों घर पहुंचे। गुड्डू हाथ मुंह धोने वॉश बेसिन की ओर चला गया। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पलटा, शगुन हाथ में छोटा तौलिया लिए खड़ी थी। गुड्डू ने अपनी शर्ट की बाह से ही मुंह पोंछा और ऊपर चला गया। शगुन समझ गई कि गुड्डू उससे नाराज है। उसने तौलिया कुर्सी के हत्थे पर रखा और ऊपर चली आई। ऊपर आकर देखा गुड्डू कपड़े बदल चुका है और शीशे के सामने खड़े होकर टी-शर्ट के बटन बंद कर रहा है। शगुन गुड्डू के पास आई और कहा, मुझे पता नहीं था इसलिए अनजाने में। शगुन अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही गुड्डू बिना उसकी बात का जवाब दिए कबर्ड की ओर चला गया। शगुन को समझ आ गया कि गुड्डू बहुत ज्यादा नाराज है, तो वह उसके पीछे पीछे आई और कहने लगी, गुड्डू जी, मुझे सच में नहीं पता था उन्होंने आपसे पैसे किस वजह से नहीं लिए। गुड्डू ने सुना तो नाराजगी में पलटा और कहा, हाँ, हम तो गुंडे हैं ना कानपुर के, जो हमारे डर की वजह से लोग हमसे पैसे नहीं लेंगे। डराते धमकाते हैं ना हम तो सबको कि हमसे पैसा मांगोगे तो ठोक देंगे। गुड्डू की बात सुनकर शगुन थोड़ा सहम गई और 2 कदम पीछे हट गई। गुड्डू से घूरे जा रहा था और फिर वापस कबर्ड खोलकर न जाने उसमें क्या ढूंढने लगा। शायद शगुन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। शगुन कुछ देर चुप खड़ी रही और फिर कहने लगी, आपकी गलती नहीं है गुड्डू जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। आप इतने उलझे हुए इंसान हैं कि कोई कब तक अपनी ओर
उसे आपको समझ पाएगा। आपके और मेरे बीच इतनी बातें भी कहाँ होती है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा आपने उस लड़के के लिए जो किया, उससे आपका सम्मान आज मेरी नजरों में और बढ़ गया है। मेरी बातों ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, उसके लिए मैं सिर्फ आपसे माफी मांग सकती हूँ। गुड्डू ने सुना तो उसका दिल पिघल गया। वह जैसे ही पलटा, उसने देखा शगुन अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगा रही है। गुड्डू को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उसने शगुन को रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? ये सब मत करो ना यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। शगुन रुक गई तो गुड्डू कहने लगा, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अब हम तुम्हारे सामने इतने कांड आ चुके हैं कि तुम्हें लगता है हम कानपुर के वो लॉफर टाइप लड़के हैं जो दिन भर बकैती करते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। पर हम वैसे नहीं हैं शगुन। हमें घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ देर रात बैठना, गप्पे लड़ाना पसंद है, खाना खिलाना पसंद है, लेकिन किसी को धौंस दिखाकर कि मिश्रा जी के लड़के हमने आज तक कुछ नहीं किया है। हमारे पिताजी ने हमें जो सिखाया है उसे हमेशा बनाए रखने की कोशिश की है हमने, फिर चाहे वो किसी का सम्मान हो या किसी से प्रेम। शगुन ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि गुड्डू सच में बहुत अच्छा और सीधा लड़का है जो अपनी अच्छाई की वजह से परेशानियों में फंसता है। गुड्डू ने शगुन को चुप देखा तो उसकी ओर पलटकर कहा, बाबू की मदद इसलिए नहीं की कि उस पर एहसान जताएं या लोगों के बीच अपना नाम करे, इसलिए किए कि वो बहुत मेहनती था। आज जब उसकी बिटिया को स्कूल जाते देखते तो बहुत अच्छा लगता है। गुड्डू जी, शगुन ने गुड्डू की ओर देखकर कहा। गुड्डू ने कहा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। शगुन ने कहा। गुड्डू मुस्कुराया और कहा, ये कुछ शब्द सुनने के लिए ना हमने ना जाने कितनी बार आपका लेक्चर सुना है। मैं लेक्चर देती हूँ? शगुन ने गुड्डू को घूरते हुए पूछा। अब मास्टरनी हो तो लेक्चर ही दोगी? इट्टू बात ध्यान रखो, हम तुम्हारे स्टूडेंट नहीं है। गुड्डू ने मुंह बनाकर कहा और बिस्तर की ओर चला गया। शगुन मुस्कुरा उठी और कहा, हाँ पता है, हाँ बहुत कुछ पता है तुमको। गुड्डू ने पलटकर कहा तो शगुन भी बिस्तर की ओर चली आई और तकिया सही करते हुए कहा, बहुत कुछ नहीं, पर इतना पता है कि आप एक बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे भाई और एक बहुत अच्छे इंसान हैं। गुड्डू ने सुना तो प्यार से शगुन की ओर देखने लगा और मन ही मन कहा, एक दिन हम तुम्हें बहुत अच्छे पति बनकर भी दिखाएंगे शगुन। गुड्डू को अपनी ओर देखता पाकर शगुन ने भवें उचकाई तो गुड्डू ने मुस्कुराते हुए गर्दन नामे हिला दी और करवट बदलकर सो गया। शगुन भी अपनी जगह आकर लेट गई। उसने गुड्डू की ओर मुंह घुमा लिया और मन ही मन कहने लगी, जैसे जैसे आपको जानते जा रहे हैं समझ आ रहा है गुड्डू जी कि आप बहुत अच्छे हैं। आप एक अच्छे बेटे हैं क्योंकि आपने हमेशा अपने पापा की बात का सम्मान रखा। वो भले आपको कितना भी डांटे, चीखे, चिल्लाए, आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उनकी हर बात मानी, भले उसमें आपकी खुशी ना हो। इतना प्यार कोई बेटा अपने पापा से शायद ही करेगा। आप एक बहुत अच्छे भाई हैं जिन्होंने कभी अपनी बहन पर कोई पाबंदी नहीं रखी, उसे हमेशा बुरे लोगों की नजरों से बचाए रखा, उसे इतना प्यार दिया कि वो हमेशा अपने गुड्डू भैया की माला जपती है। आप एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और जीता जाता सबूत है गोलू भैया और रोशनी। उनकी जिंदगी में जो खुशियां हैं उनकी वजह आप ही हैं। दोस्तों पर जान लुटाने वाले जान छिड़कते हैं आप उन पर। अब तो मेरे भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। बाकी इंसान तो आप अच्छे हैं ही, बस थोड़ा सा बचपना और अल्हड़पन खत्म हो जाए, फिर आप एक परफेक्ट इंसान होंगे। और देखिएगा, जिस दिन आपने हमारे बीच के रिश्ते को समझ लिया उस दिन आप एक अच्छे पति भी बनेंगे। शगुन ये सब सोच ही रही थी कि गुड्डू नींद में उसकी ओर पलटा और नींद में उसका हाथ शगुन के हाथ पर जा लगा। गुड्डू का चेहरा शगुन के चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसकी गर्म सांसें शगुन के चेहरे को छूकर गुजर रही थी और उसी के साथ छू रहा था एक अनछुआ एहसास। शगुन बस गुड्डू के चेहरे को देखे जा रही थी और गुड्डू इससे बेखबर सो रहा था। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 77। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।